हाउ टू डू नथिंग नाम की किताब, जिसे जेनी ऑडेल ने लिखा है, आधुनिक जीवन, ध्यान, तकनीक और इंसानी अनुभव के बारे में गहराई से बात करती है। इस किताब का शीर्षक पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ये आलस्य या कुछ न करने की सलाह देती है, लेकिन असल में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ कुछ ना करना का मतलब है उस दुनिया से थोड़ा पीछे हटना जो लगातार हमसे काम, उत्पादन और ऑनलाइन सक्रिय रहने की उम्मीद करती है, और फिर अपने ध्यान को वापस अपने नियंत्रण में लेना। ये किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि आज के समय में हमारा ध्यान एक बहुत कीमती चीज बन चुका है, और इसे वापस पाना एक तरह का व्यक्तिगत और सामाजिक विरोध भी हो सकता है। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि आज का समाज किस तरह काम करता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सोशल मीडिया, विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार हमारे ध्यान को खींचने की कोशिश करते हैं। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर फीड इस तरह डिजाइन की जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उसमें बिताएं। इस पूरे सिस्टम को अक्सर अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है, यानी ऐसा तंत्र जहां लोगों का ध्यान ही सबसे बड़ा संसाधन बन जाता है। कंपनियां इससे पैसा कमाती हैं, और इसी वजह से वे चाहती हैं कि हम लगातार ऑनलाइन रहें, स्क्रॉल करते रहें और प्रतिक्रिया देते रहें। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपना ध्यान किस तरह खो रहे हैं। इस माहौल में प्रोडक्टिव होना एक तरह का दबाव बन जाता है। लोग सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि अपने खाली समय में भी कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। आराम करना भी कभी कभी एक लक्ष्य बन जाता है, जैसे कि उसे भी मापा जाए या उससे कुछ फायदा निकाला जाए। सोशल मीडिया इस भावना को और मजबूत करता है, जहां लोग अपने जीवन को एक तरह के ब्रांड की तरह पेश करते हैं। हर पोस्ट, हर अपडेट एक प्रदर्शन जैसा हो जाता है। इस वजह से लोग खुद को लगातार बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये दबाव उन्हें थका देता है। जेनी ऑडेल इस सोच को चुनौती देती हैं। वो कहती हैं कि हर समय उपयोगी या उत्पादक होना जरूरी नहीं है। इंसान का जीवन सिर्फ काम और परिणामों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो सुझाव देती हैं कि हमें अपने ध्यान को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। कुछ ना करना का मतलब है कि हम जानबूझकर उन चीज़ों से दूरी बनाएं जो हमारे ध्यान को नियंत्रित करती हैं, और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। किताब का एक बड़ा हिस्सा ध्यान की अहमियत पर केंद्रित है। ओडेल बताती हैं कि ध्यान ही वो चीज़ है जो तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और क्या महत्व देते हैं। अगर हमारा ध्यान लगातार टूटता रहता है तो हम गहराई से सोच नहीं पाते। हम चीज़ों को सतही तरीके से समझते हैं और जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब हम ध्यान को स्थिर करते हैं और किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो हमें नए अर्थ और संबंध दिखाई देने लगते हैं। ये प्रक्रिया हमें ज़्यादा जागरूक और समझदार बनाती है। इस विचार को समझाने के लिए ओडेल अपने अनुभवों का उपयोग करती हैं, खासकर पक्षियों को देखने का। वो बताती हैं कि जब उन्होंने बर्ड वॉचिंग शुरू किया तो उन्हें अपने आसपास की दुनिया को नए तरीके से देखने का मौका मिला। उन्होंने छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करना शुरू किया, जैसे मौसम का बदलना, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें और उनकी गतिविधियाँ। ये एक तरह का अभ्यास बन गया जिससे उनका ध्यान मजबूत हुआ और वो डिजिटल दुनिया से थोड़ा अलग होकर वास्तविक दुनिया से जुड़ सकी। किताब में तकनीक के बारे में भी संतुलित दृष्टिकोण है। ओडेल ये नहीं कहती कि तकनीक बुरी है या हमें इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, बल्कि वो कहती हैं कि समस्या तब होती है जब तकनीक को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए लोगों का ध्यान खींचे। एल्गोरिदम और नोटिफिकेशन सिस्टम इस तरह काम करते हैं कि हम बार बार वापस आते रहें। इससे हम ज्यादा समय प्रतिक्रिया देने में बिताते हैं और कम समय सोचने या समझने में। इसलिए वो सुझाव देती हैं कि हमें तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। किताब में इतिहास के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जहां लोगों ने समाज से अलग होने की कोशिश की। कुछ लोग पूरी तरह अलग होकर छोटे समुदायों में रहने लगे थे, लेकिन अक्सर ये प्रयोग सफल नहीं हुए। ओडेल इन उदाहरणों से ये दिखाती हैं कि पूरी तरह समाज से अलग होना समाधान नहीं है। इसके बजाय वो रिफ्यूजल इन प्लेस का विचार पेश करती हैं, यानी हम उसी समाज में रहकर उसकी कुछ आदतों को नकार सकते हैं। हम सिस्टम के भीतर रहकर भी अपने तरीके से जी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार है स्थानीयता, यानी लोकैलिटी और समुदाय का महत्व। आज के समय में लोग अक्सर ऑनलाइन दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आसपास की जगहों और लोगों से उनका संबंध कमजोर हो जाता है। ओडेल कहती हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण को समझना चाहिए, जैसे कि हमारे शहर, हमारे पड़ोस और वहाँ की प्रकृति। इससे हमें एक जुड़ाव महसूस होता है और हम अपने परिवेश के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। किताब में बायो रीजनलिज्म का विचार भी आता है, जिसमें यह समझा जाता है कि हम एक जीवित प्रणाली का हिस्सा हैं।
इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, जानवर और पूरा पर्यावरण शामिल है। ओडेल कहती हैं कि जब हम खुद को इस बड़े नेटवर्क का हिस्सा मानते हैं तो हम दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। हम सिर्फ विकास और उत्पादन पर ध्यान नहीं देते बल्कि संतुलन, देखभाल और स्थिरता को भी महत्व देते हैं। ओडेल पहचान यानी आइडेंटिटी के बारे में भी बात करती हैं। आज के समय में लोग खुद को एक ब्रांड की तरह देखने लगे हैं, खासकर सोशल मीडिया के कारण। लेकिन वो कहती हैं कि हमारी पहचान स्थिर नहीं होती, ये हमारे रिश्तों, अनुभवों और परिवेश से बनती है। जब हम अपने ध्यान को बाहर की ओर ले जाते हैं और दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो हम खुद को एक अलग तरीके से समझने लगते हैं। किताब में कई विचारकों, कलाकारों और दार्शनिकों का जिक्र भी आता है जिन्होंने जीवन को सिर्फ उत्पादकता के नजरिए से नहीं देखा। इन उदाहरणों के जरिए ओडेल दिखाती हैं कि ये विचार नया नहीं है। इतिहास में भी लोग इस बात पर सोचते रहे हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए और क्या चीज वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक मुख्य विचार ये है कि ध्यान को वापस पाना एक तरह का विरोध है। जब दुनिया हमसे लगातार सक्रिय रहने की उम्मीद करती है, तब रुकना और ध्यान देना एक साहसी कदम बन जाता है। ये आलस्य नहीं है, बल्कि ये अपने मानसिक और भावनात्मक स्थान की रक्षा करने का तरीका है। इससे हमें सोचने, समझने और जुड़ने का समय मिलता है। किताब ये भी बताती है कि लगातार डिजिटल जुड़ाव हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। जब हम बार बार छोटे छोटे कंटेंट देखते हैं तो हमारी सोच भी टुकड़ों में बंट जाती है। हम गहराई से सोचने की क्षमता खो सकते हैं। लेकिन जब हम अपने ध्यान को वापस नियंत्रित करते हैं तो हम चीजों को बेहतर समझ सकते हैं और ज्यादा सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। ओडेल सहानुभूति यानी एम्पैथी के महत्व पर भी जोर देती हैं। जब हम दूसरों को ध्यान से देखते हैं और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ज्यादा संवेदनशील बनते हैं। ये गुण तब विकसित होता है जब हम धीमे होते हैं और अपने आसपास के लोगों को सच में नोटिस करते हैं। किताब में ये विचार भी आता है कि ध्यान और सामाजिक बदलाव के बीच संबंध है। जब हम किसी मुद्दे पर ध्यान देते हैं और उसे समझते हैं तो हम उसमें भाग लेने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। अगर हमारा ध्यान बिखरा हुआ है तो हम महत्वपूर्ण समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत चीज नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ओडेल बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि जीवन को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इंसान का मूल्य सिर्फ उसके काम या उत्पादन से नहीं तय होता। आराम, सोच, रचनात्मकता और रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम जीवन को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। समय और स्थान यानी टाइम एंड स्पेस का महत्व भी किताब में बताया गया है। जब हमारे पास सोचने के लिए जगह नहीं होती तो हम गहराई से कुछ नहीं समझ पाते। कुछ ना करना हमें वही जगह देता है जहां नए विचार और अनुभव पैदा हो सकते हैं। ये हमें अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से दोबारा जोड़ता है। किताब का अंत इसी विचार के साथ होता है कि कुछ ना करना वास्तव में एक अलग तरीके से जीने का प्रस्ताव है। ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं और क्या चीज हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि ध्यान ही वो चीज है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। अगर हम अपने ध्यान को सही जगह लगाते हैं तो हम एक ज्यादा अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अंत में ये किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि असली स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम अपना ध्यान कहाँ देते हैं। जब हम ये तय करना शुरू करते हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, तब हम धीरे धीरे उस दुनिया से बाहर निकलने लगते हैं जो हमें लगातार व्यस्त और विचलित रखती है, और एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ते हैं जहां हम सच में जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं।